कि भाई जब तक सबका एक है, बंटवारा नहीं होता, तब तक भी आप जो है कह सकते हो कि हम सब लोग कॉमन उस पर जॉइंट ओनरशिप की हम बात करते हैं। ये बात बोली आपकी FH बेली साहब ने बोला। ठीक है ना जी। और TN मदन ने बोला कि भाई ज्वाइंट फैमिली। अब आपको इसको देखना है न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या हो रहा है। कोरोना में ज्वाइंट फैमिली का क्या हुआ, पोस्ट कोरोना में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोगों के पास जुगाड़ हो गए हैं, लोग डिग्री तो ले रहे हैं, आता कुछ है नहीं। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, घर बैठे आपको 10वीं 12वीं कराई जाती है, कहा जाता है हिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो एक से एक गैंग है, पेपर भी आपकी जगह दे देंगे। तो पॉइंट ये है, ये सारे एंगल इनडायरेक्टली फैमिली प्रेशर्स को लेके आते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, उसके प्लस हैं और उसके माइनस भी हैं। गोरे साहब ने बोला कि भाई हस्बैंड वाइफ में कैसे रिलेशन होंगे, वो अगर ज्यादा अच्छे हो गए, जो हमने पहले भी रिवाइज, मैं तो अब रिवाइज करा रहा हूँ आपको, वो अगर ज्यादा अच्छे हो गए, पति पत्नी में कुछ ज्यादा ही खिकी खक्का हो गई, दोनों ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, पूरे दिन समय भी बिताते हैं, तो फिर तो कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली के टाइज वीक हो जाते हैं। क्योंकि जो है हिंदी में कहा गया है, एक जोरू का गुलाम। 2 मिनट अगर ज्यादा बीवी की बात सुन ली तो आम परिभाषा में कहा जाएगा ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो उसी की सुनता है। तो पति अपनी मर्दानगी, सो कॉल्ड मर्दानगी, सो कॉल्ड अपनी मर्द को दर्द नहीं होता वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको दिखाने के लिए भी चीजें करेगा वो। उसकी सोच ही वैसी हो जाएगी, उसको वैसा बनाया गया है शुरू से। अगर आप लड़की से अच्छे से बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे हो, तो आपको मूर्ख माना जाएगा, क्योंकि आप जो है बात कर रहे हो। यार इतना बात नहीं करनी होती, उसको बताना होता है। ज्यादा बोलोगे तो सर पे बैठ जाएगी और काबू में भी नहीं आएगी। कोमल जी आप ऐसे से क्या देख रहे हो, हर दूसरी मूवी में यही दिखाया जाता है, हर दूसरे सीरियल में दिखाया जाता है। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि आप लंदन से आए हो और आपने कभी सुना ही नहीं ये सब। बताओ, गलत कहा मैंने? नहीं मतलब अगर आज के फुट देखे तो गलत है, अगर वैसे देखे तो गलत है, पर ये अगर ये है कि भाई कहते हैं, कहने में तो सुनने में बहुत आता है। अच्छा देखा नहीं आपने ऐसा कुछ भी? हाँ देखा भी है। फिर क्या रह गया? फिर जो है आपका देसाई साहब ने और कपाड़िया साहब ने जो है फंक्शनल टर्म्स में कहा, जो हमने कल बात भी की थी फंक्शनल हायरार्की की, जब सरस्वती हमारे साथ थी, कि भाई कपाड़िया साहब ने और देसाई साहब ने कहा कि भाई कोऑपरेशन, फंक्शनल डिपेंडेंस कितनी है। बिजनेसमैन फैमिली इसीलिए एक साथ रहती है, एक भाई सिर्फ वो देख रहा है, एक भाई जो है खाता देख रहा है, एक भाई जो है सर्विस देख रहा है, बहू घर में है, किचन मिलके चला रही है। तो एक मतलब जॉइंट फैमिली चलती है इस बिजनेस, इनफॉर्मल बिजनेस ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में भी है। तो वो आप कह सकते हो कि कोऑपरेशन और सेंटिमेंट्स में किसने कहा? कपाड़िया साहब ने और देसाई साहब ने कहा। रिचुअल बॉन्ड्स की बात मैंने बताई दी आपको, और कि इनके रिलेशंस कैसे हैं। मतलब अब हमने पहले ही पढ़ा था 6 टाइप की जॉइंट फैमिलीज हैं, और ऊपर से जनरेशनल डेप्थ, यानी 3 जनरेशन जो है वो काउंट की जाती हैं, मानी जाती हैं। तो किताबें लिखी गई, शाह साहब ने लिखा हाउस होल्ड डायमेंशन, एक बुक उन्होंने लिखी हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली, और उसमें उन्होंने इन सारे के सारे इशू की, सारे के सारे आइडियाज की एक चर्चा की। उन्होंने उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में किस प्रकार से जो चेंजेस आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसकी उन्होंने बात की। चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आप माइग्रेट करते हो, आप जो है मॉडर्निटी के लिए काम करते हो। तो उन्होंने किताब लिखी हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने चर्चाएं की कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। और फिर हमने जैसे उस दिन कहा भी था हमने कि फैमिली कौन है? जो एक ड्वेलिंग यूनिट में रह रही है। फैमिली कौन है? जो सोशल ग्रुप है। फैमिली कौन है? एक किनशिप यूनिट है। फैमिली कौन है? एक कॉमन लीनिएज है। तो यानी कि
घर में नंबर तो बढ़ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर फैमिली बन गई। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जॉइंट फैमिली जो है समय के साथ उनके हिसाब से बढ़ ही गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि भाई 10 घर हो गए, एक घर हो गया, बगल वाला एक और ले लिया, फिर उसके बाद जो है तीसरा भी ले लिया। तो यानी कि जॉइंट फैमिली के भी अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग उसके हमने आइडिया बताए हैं। जॉइंट का डजन मीन कि पुराने टाइम की तरह आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप मर के कुचल के दब के एक ही साथ रह रहे हो, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी ये बात की थी। जैसे कपाड़िया साहब ने बोला अपने उसमें, उन्होंने बुक लिखी, रूरल फैमिली पैटर्न्स करके बुक लिखी। उन्होंने रूरल फैमिली पैटर्न्स में उन्होंने बताया कि भाई फैमिली कैसे, जनरेशन 3, दादाजी भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, बेटा भी है, उसके बाद कॉमन किचन भी है, और उसके बाद जो अथॉरिटी है वो करने वाले की हो, कर्ता, जो कर्ता होता है ना, कर्ता। ये हम ऑलरेडी सारी चीज पढ़ चुके हैं, आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज। तो यानी कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि क्रिटिकली टॉक अबाउट देसाईज जॉइंटनेस ऑफ फैमिली, या देसाई साहब ने क्या बोला, हमने बताया था देसाई साहब ने महुआ नाम के एक विलेज पे स्टडी की, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन ए विलेज और इन महुआ यू कैन से। तो हाउस होल्ड 0 डिग्री की जॉइंटनेस है वो टोटल न्यूक्लियर कहलाए जाएंगे। कम कम जॉइंट है, थोड़ा डिग्री ऑफ जॉइंट कम है तो थोड़ा न्यूक्लियर हुआ। हाई डिग्री ऑफ जॉइंट है तो यानी कॉमनशिप है प्रॉपर्टी की। उससे भी और अगर हाई डिग्री नहीं है तो आप बोलोगे कि जॉइंट फैमिली थोड़ी मार्जिनलाइज हो रही है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉइंट है तो यानी ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से वो जॉइंट फैमिली सबसे ज्यादा है। यानी आज की डेट में अगर हम बात करें हिंदुस्तान में चारों कोनों में, तो हाई डिग्री ऑफ जॉइंटनेस फैमिली में कम होती जा रही है, और जबकि नो जॉइंट में भी काफी सारा फैमिलीज आ जाएंगी। तो जॉइंटनेस कैसे होती है? आप साथ में हरिद्वार गए हो, आप साथ में कोई धर्म और पर्व बना रहे हो, आप साथ में जो है प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हो, आप किनशिप अपने ऑब्लिगेशन शेयर कर रहे हो, आप हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन को वैल्यू दे रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि न्यूक्लियराइजेशन जो है वो कोई एक ऐसा फंडामेंटल एस्पेक्ट नहीं है कि वो हमेशा हो ही रहा है, ऐसा जो है आपके देसाई साहब का कहना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो जॉइंटनेस ऑफ फैमिली कम होती चली जाएगी, सर्विस क्लास बढ़ेगी तो जॉइंट फैमिली कम होती चली जाएगी। यानी एक्शन का जो ओरिएंटेशन होगा वो हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा, ऐसे होता चला जाएगा। तो यानी कि एपी देसाई साहब ने फैमिली को इंटीग्रेटेड जॉइंट फैमिली कहा। वो उन्होंने कहा कि जो बहुत ही बड़े ग्रुप से जुड़ी रहेगी उसमें स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियर रहेगा लेकिन फंक्शन जो है वो जॉइंट रह जाएंगे, इंटीग्रेटेड जॉइंट फैमिली। यानी एक रेजिडेंशियल न्यूक्लियर ग्रुप इंडिया में वो सोशल, कल्चरल और सारे इन्वायरमेंट से जुड़ा रहता है। वेस्ट की तरह नहीं है, गांव में तो पूरा का पूरा कुनबा माना जाता है कि 50 घर एक जैसे एक लाइन से चल रहे हैं तो वो सारे घर एक ही फैमिली के माने जाएंगे। तो जॉइंटनेस, जॉइंट हाउस होल्ड खत्म हो रहे हैं लेकिन जॉइंट फैमिलीज जो है वो अभी भी है। यानी कि उनके जॉइंट रहने के तरीके बदल रहे हैं, पहले जैसा नहीं है। तो आपको ये जो बिटवीन द लाइन्स है ये आपको समझना पड़ेगा। और जॉइंट फैमिली का जो क्वेश्चन आता है या कुछ पूछा जाता है तो उस पर आपको ये बात बतानी पड़ेगी। कोई डाउट? तुम्हारे आसपास सरस्वती भी है? नहीं सर, आज वो जल्दी चली गई। क्या हुआ? पता नहीं सर। आपकी दोनों की आपकी और दोनों की रिक्वेस्ट थी कि क्लास का टाइम चेंज होना चाहिए। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो फिर वो कहाँ मैम गई? ने हमारी रिक्वेस्ट मानी नहीं थी। तो वो कहाँ गई फिर? सर वो पता नहीं, चली गई वो सर जल्दी। कमाल है यार। मैंने पूछा भी उससे, कह रही कि घर जा रही हूँ। बस तबीयत ठीक थी उसकी? हाँ सर, थोड़ी उदास उदास सी लगी। क्यों? बस सर वो फिर घर मतलब क्लास ली है उसने सुबह इंडियन पॉलिटी वाली, उसके बाद पढ़ाई भी करी है उसने न्यूज़पेपर वगैरह। इट्स ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट।
तो ज्वाइंट फैमिली हमने ये सब पढ़ा था हमने, फिर साउथ इंडिया का भी एग्जाम्पल लिया था, और एक हमने इरावती कर्वे का भी एग्जाम्पल लिया था। लेकिन साउथ इंडिया में अगर हम किनशिप और एक ईश्वरन साहब ने जब स्टडी की, मैं उसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो सब जगह यही पाया गया है कि ना तो कंप्लीटली जॉइंट फैमिलीज हैं, ना कंप्लीटली न्यूक्लियर हैं, हर जगह डिग्री ऑफ चेंजेस है। ईश्वरन साहब ने 1960s में स्टडी की, स्टैंडर्ड स्टडी है, उन्होंने पाया कि जॉइंट फैमिलीज 50% से थोड़ा ज्यादा है उस टाइम के हिसाब से, न्यूक्लियर फैमिलीज थोड़ी सी कम है। अब विलेज में अगर आप रहते हैं, जॉइंट फैमिली की वैल्यू ज्यादा होगी। सरपंच आपके घर से चुना जाएगा, सारे लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। जॉइंटनेस जो है वो सारे परिवार के लोग मिलजुल के सलाह करेंगे, डिसीजन मिलजुल के लेंगे। जो रुतबा है वो जॉइंट फैमिली को दिया गया है। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गई। वो जो जॉइंट फैमिली है वो आइसोलेटेड मानती है न्यूक्लियर फैमिली को, वो उसको सुपरफिशियल भी मानती है। एक्सटेंडेड फैमिली एक आइडियल फैमिली है। सोशल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर जो हैं वो ट्रेडिशनल फैमिली को, एक जॉइंट फैमिली को अच्छे उसके हिसाब से देखते हैं। अब जैसे लीगल फैक्टर भी हैं, अब रूल ऑफ लॉ और वो सारी चीजें, इक्वल स्टेटस अगर आप वुमेन को देने की बात करोगे तो जॉइंट फैमिली अपने आप में उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली ज्यादातर हायरार्किकल है और पैट्रियार्कल भी है। आप जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, डिवोर्स, सेपरेशन, ये सारी चीजें, एजुकेशन फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप बैंकिंग में जॉब कर रहे हो, आप डीजे पे जॉब कर रहे हो, आप जो है कॉलेज में पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें, लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपकी जॉइंट फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए अलग अलग स्टडीज हुई बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, पॉलिन कोलिंडा ने जब स्टडी की, उन्होंने एक किताब लिखी, उसकी किताब का नाम मैं लिख देता हूँ। उसकी किताब का नाम है आपका डिफरेंसेस इन रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब हमने डिटेल में बात की थी। तो पॉलिन कोलिंडा ने भी ये चीजें जब की, उसकी किताब थी आपकी रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन 1987। तो उसने जब ये 1987 में किताब करी तो उसने क्या बोला, भाई 2 से ज्यादा मैरिड कपल साथ रहते हैं, सिबलिंग जैसा बॉन्ड होता है, छोटा भाई बहन भी रहेगा, एक लीनियर जॉइंट फैमिली होगी, लीनियल, जिसके अंदर जो है 2 कपल होंगे और दोनों में कोई ना कोई लिंक होगा, लाइक पेरेंट हो गया, उसके मैरिड सन हो गए, या पेरेंट हो गया, उसकी मैरिड डॉटर हो गई। फिर उसके बाद सप्लीमेंटेड कोलेटरल फैमिली होती है, सप्लीमेंटेड कोलेटरल जॉइंट फैमिली। सप्लीमेंटेड लीनियल हो गई एक, तो जो मैंने पहले बताया, और एक होती है आपकी सप्लीमेंटल, दोनों अलग अलग हैं। सप्लीमेंटल यानी सप्लीमेंट कर रहा है उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंटेड में क्या आ जाएगा आपका, कोई अनमैरिड लड़की रह गई, जैसे हाँ जी हमारे ताऊ जी थे, हमारे चाचा थे, उन्होंने तो शादी ही नहीं की, या कोई ना कोई डिवोर्स होगा या अनमैरिड होगा, ये हो गया आपका ज्वाइंट। जैसे मान लीजिए बड़े भाई ने शादी कर ली, बड़े भाई के 2 बच्चे हो गए, छोटे भाई ने शादी ही नहीं की, छोटा भाई कभी शादी ही नहीं कर रहा, समझे। तो इससे भी फैमिली स्ट्रक्चर और चार्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो सप्लीमेंटेड जॉइंट फैमिली, लीनियर जॉइंट फैमिली भी होती है, जिसमें जो है 2 से अधिक जो है बेटे साथ रह रहे हैं, और उन जो रह रहे हैं उनके अनमैरिड बच्चे भी साथ रह रहे हैं, ना सप्लीमेंटेड लीनियर। फिर उसके बाद सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेटरल जॉइंट भी आप सोचोगे थोड़ा सा तो आगे हो सकता है। आपके पिताजी की बहन जिनके पति नहीं रहे वो भी आ जाएंगे इसके अंदर, सेपरेट हो गए वो भी आ जाएंगे, एक मैरिड है दोबारा डिवोर्स होके है वो भी आ जाएगा। सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। सप्लीमेंटेड मैंने बोला, पहले मैंने लीनियल बताया, फिर मैंने सप्लीमेंटेड लीनियल बताया, अब सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली, ठीक है। नहीं, सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली में फिर से बताया तो क्या फैमिली आ गई, प्लस अनमैरिड, प्लस वीडोड, प्लस सेपरेटेड, वो लोग भी आके साथ में रहे, पिताजी की बहन या भाई या अनमैरिड कोई और नीचे वाला हिस्सा, वो अगर आ जाएगा तो वो ये कहलाएगा। एक मिनट रुको, एक बार दोबारा बता दो, मैं कंफ्यूज हो गई थी। कौन से वाली?
लीनियल जॉइंट फैमिली सप्लीमेंट वाले में और थोड़ा अपने। अरे भाई लीनियल जॉइंट फैमिली में तो दो हैं। अब तुम्हारे ये मान लो, क्या बोलूं मैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे चाचा वो साथ रहेंगे तो लीनियल हो गया वो, ठीक है। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी, वो भी साथ रहेगा, तो ये क्या हो गया, लीनियल। एक हो गया सप्लीमेंटेड लीनियल, मतलब सप्लीमेंटेड कोलेट्रल। पहले तो कोलेट्रल समझो। कोलेट्रल में हो गया दो या दो से ज्यादा मैरिड कपल साथ रहते हैं, वो हो गया कोलेट्रल। लीनियल जॉइंट फैमिली में दो कपल रहते हैं जिनके बीच में लिंक है, उनका पेरेंट है, जैसे पेरेंट हो गया, मैरिड, दो सन हो गए, दोनों सन साथ रह रहे हैं, वो हो गया आपका लीनियल जॉइंट फैमिली। ठीक है जी, बात समझ में आई? हेलो? यस सर। फिर आप आ जाओ आगे, सप्लीमेंटेड कोलेट्रल। सप्लीमेंटेड कोलेट्रल जॉइंट यानी कि सप्लीमेंटेड हो रहा है, उसके अंदर कुछ और भी जुड़ रहा है, तो अनमैरिड, डिवोर्स सब आ जाएंगे वो। फिर एक हो गया आपका सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली, यानी उसमें अनमैरिड भी है, डिवोर्स भी है, विडो रिलेटिव भी हैं, वो डायरेक्टली जुड़े नहीं है इस फैमिली से, लेकिन फिर भी who do not belong to, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं है वो भी आ जाएंगे। फिर आगे आपका लीनियल कोलेट्रल जॉइंट फैमिली, इसमें आपके दो से ज्यादा कपल जब जुड़ जाएंगे, जैसे फैमिली में पेरेंट्स हो गए, उनके दो या दो से ज्यादा बेटे हो गए, कुछ मैरिड हैं, कुछ और उनके भी बच्चे हो गए जो अनमैरिड हैं, ठीक है। फिर एक और वर्ड ऐड कर दो इसके आगे, सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेट्रल जॉइंट। तो पहले जो भी हो रहा था, जितना भी है फैमिली, मान लो उसको जॉइंट फैमिली है, लीनियल कोलेट्रल जॉइंट फैमिली है, उस लीनियल कोलेट्रल जॉइंट फैमिली में अनमैरिड या विडोड या सेपरेटेड रिलेटिव भी अगर ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सप्लीमेंटेड लीनियल कोलेट्रल जॉइंट फैमिली। जैसे बुआ भी साथ आके रहेगी है, या कोई और विडो या ताऊ हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। फादर जो है आपके, उनकी विडोड सिस्टर या फादर के विडोड ब्रदर, वो भी साथ में आके जब जुड़ के रहने लग जाएंगे फादर के, आपके भाई, दोनों भाइयों के अलावा, और आपके दोनों भाइयों के जो बच्चे हैं वो तो अनमैरिड हैं ही, तो यानी आपके पिताजी हो गए, आपके दो भाई हो गए, दोनों भाइयों की बहुएं होगी, मतलब उनके वाइफ्स हो गई, और वाइफ के साथ उनके बच्चे हो गए, और उसके अलावा आपकी बुआ भी साथ में आके रही, दादा, बेटा, पोता, ये है भाई साहब खेल। आप समझ आई बात? तो अब अलग अलग लोग हैं, लोग कईयों का मानना है कि भाई ज्वाइंटनेस जो है ना वो इमोशनल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होती है। अभी जैसे आपने कल परसों पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में थाने में एक परिवार के 9 लोगों ने इकट्ठे सुसाइड किया। जाके पढ़ो उस न्यूज को, देखो कौन थे वो, कोई मैजिक था, कुछ आया था ऐसा, कुछ सुसाइड हुआ था वो। उससे पहले की केस स्टडी, दिल्ली की भी एक केस स्टडी है लास्ट टू लास्ट ईयर की, शाहदरा का था, एक घर था, और भाई सुबह सुबह पता चला कि 3 फ्लोर में या 2 फ्लोर में सारे फैमिली रहते थे, कुछ रहते थे, और सारे एक साथ खत्म। केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैजिक वाला कुछ था ना सर? तो ये सब पढ़ो, ये सब सोशियोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। ये मैजिक वाला कुछ नहीं, ये अगर हम भाषा बोलेंगे तो हमें और झल्ली वाले में क्या फर्क रहेगा, है? जो बाहर झल्ली बेच रहा है, जो भुट्टे बेच रहा है, वो भी बोलेगा कुछ तो हुआ था, और हम भी वही बोलेंगे। तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, बिना सुधरे काम नहीं होने वाला। देखिए ये सारी चीजें क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम देखेंगे। एम.एन. श्रीनिवास की हमने बात कर ली थी, फिर उसके बाद जो है हमने एस.सी. ड्यूब की बात की थी, योगेंद्र सिंह और एंड्री बतेल ने भी कहा है, वो बातें हम सारी कर चुके हैं। तो अब आपको सिर्फ इनके नाम देकर अगर किसी का कुछ आ जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन का देखा भी था, इरावती कर्वे का किंगशिप में था, तो और लोगों का भी है, मैंने आंचल को बताया भी था जब उस दिन क्लास में थी वो, कि भाई करो इसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स बनाओ। आप कब पूरे कर रहे हो वो थिंकर्स? सर मेरे एग्जाम है कब तक? 6 को है सर पहले। और बहुत टाइम है अभी तो यार, तू कितने दिन पहले छुट्टी मार के बैठ गई भाई? नहीं सर, सर मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो मैं 20 डेज अब होगी प्रिपेयर? हाँ सर, लास्ट वाला चल रहा है। कितने परसेंटेज लाएगी ये बता दो।
सर पेपर दे के उसके बाद बताऊंगी सर। ये क्या बात हुई भाई, धोखा हो गया ये तो। 80, 85, 90, 70, 85-90 के तो आई देखते हैं भाई 85, 90। फर्स्ट ईयर है? लास्ट ईयर है सर। सेकंड में कितने ईयर आए थे सेकंड ईयर में? उसमें सर 80, 82 समथिंग। परसेंटेज खुद ही पेपर चेक कर रही है क्या? नहीं सर। 82%। और फर्स्ट ईयर में? उसमें सर 85 थे। अरे बाप रे, क्या यूनिवर्सिटी है यार, क्या कॉलेज है, मजा आ गया। चलो फाइनल ईयर में भी स्कोर लेके आओ, फिर देखते हैं। वेरी गुड, शाबाश। थैंक। तो भाई डिसइंटीग्रेशन के कारण है वो सब हम कर चुके हैं। हिंदू, मैंने मैरिज कल बताई थी आपको, तो मैरिज में मैंने कहा था धर्म है भाई। फिर उसके बाद इस्लाम तो कॉन्ट्रैक्ट मानता है, वो सुन्ना सुन्ना बोलते हैं उसको, सुन्ना ऑब्लिगेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको निभाना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके लिए धर्म है वो। और मुसलमान के लिए सुन्ना है, वो कॉन्ट्रैक्ट है वो, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इसलिए उसको वैसे देखते हैं वो। तो मैरिज जो है एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप इंडिया की बात करोगे तो लेस देन 1% वुमेन, या आज की डेट में तो आई डोंट नो, प्लीज चेक आउट कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो मैरी नहीं करती कभी भी। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज होगी, घूम फिर के कोई ना कोई मैरिज के चक्कर में तो फंसे हुए हैं। रेयरली है कि आदमी मैरिड नहीं, कम है बहुत। अब अपने आसपास भी देखोगे तो आपको एक दो लोगों से ज्यादा कोई नहीं मिलेगा जिसने शादी नहीं की होगी, ठीक है ना। मुस्लिम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल, हिंदुओं के लिए सेक्रेड है। तो अब इंडिया के हिसाब से आप बात करो तो मैंने कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, पर मेंडलबाउम का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि वो जो है हिंदुस्तान में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मेंडलबाउम ने बताया कि भाई मैरिज जो है हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ एक जरिया नहीं है दो लोगों के जुड़ने का। मैरिज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक पिक्चर क्रिएट करता है। एक मैरिज जो है वो आपका सोशल रिसोर्सेज का, टाइज का, एक नई जिंदगी जीने का। कहते हैं हिंदुओं में कहा गया है शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसा वरना विवाह के विषय में नहीं कहा जाता। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप विवाह करके ही जीवन में सीखते हो। जीवन में चक्र, हिंदू धर्म के अनुसार जीवन चक्र में आपको बहुत जरूरी है कि आप विवाह करें, वो तो दूसरी चीज है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या कहती है? फैमिली के सोशल रिसोर्सेज को, अपने सोशल टाइज को, अपने आप के रिजुविनेशन के लिए मैरिज बहुत जरूरी है, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी। तो अब कपाड़िया साहब ने भी कहा कि जैसे आप मैरिज तो वैसे है जैसे आप अग्नि में होम करते हैं। पाणिग्रह ने कहा, पाणिग्रह साहब ने मतलब जैसे कहा कि भाई ब्राइड को आप हाथ लेके आते हो, 7 फेरे आप करते हो, तब आप मैरिज को एक सेक्रेड रिचुअल मानते हो। वो खत्म नहीं हो सकता, 7 जन्मों का है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंडोगैमी और एक्सोगैमी। इंडोगैमी यानी कि अपने रिलीजन के अंदर अंदर, और एक्सोगैमी यानी अपनी कास्ट के हिसाब से उस सारी चीजों को, गोत्र, क्लैन, विलेज को देखकर ही आप मैरिज कर पाओगे। साउथ में ऐसा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, वहां पर प्रेफरेंशियल मैरिज यानी कि जैसे क्रॉस कजिन मैरिज जो कल सरस्वती भी पूछ रही थी वो होती है। हिंदुओं में पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, लेकिन मुसलमानों में पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो कहता है पिताजी की 5 पीढ़ियों में और माँ की 3 पीढ़ियों में कोई भी साथ में विवाह नहीं हो सकता। 5 पीढ़ियों से पहले और 3 पीढ़ी से पहले, इस प्रकार के हमारे रूल भी हैं, कानून है ये। मुस्लिम में रिलीजियस फैक्टर से है, हिंदुओं का कोई लीगल कोड नहीं है। आप इस विषय में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात हो रही है उस पर भी नजर मारिए यूसीसी के ऊपर कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप निकाहनामा होता है और ट्रिपल तलाक को भी देखिए और उसको सोशियोलॉजी के एंगल से देखने की बात कीजिए कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। एक और सिग्निफिकेंट फीचर होता है मुस्लिम मैरिज का, मेहर। मेहर यानी कि जैसे स्त्री धन है वहां पे मेहर है, मेहर दिया जाता है। और मेहर जो है सिक्योरिटी है, एक तरीके की गारंटी है वुमेन के लिए। अब वो कितना मिलता है, क्या एक्चुअल में पोजीशन है, ये हमें देखनी पड़ेगी।
बहुत भी और पिक्युलर फीचर हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि एक और तरीके का विवाह होता है जिसमें मान लीजिए एक भाई की यदि किसी अचानक से या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो भाई अगर अवेलेबल है तो वो अपनी भाभी से विवाह कर लेता है, ठीक है ना। इसको नियोग नियोग भी कहते हैं, नियोग और लिबरेट मैरिज कहते हैं। आप देखिएगा कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं। जो ऐसा भी कई जगह है कि अगर, अब तो खैर मुश्किल है, लेकिन पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहा है कि जो जो देवर है अगर वो मैरिड था ना तब भी भाभी से शादी कर लेगा, अनमैरिड होना चाहिए पर मैरिड भी कर लेते हैं, ऐसा करके कहा गया है, ठीक है ना। अपर कास्ट में है ये, और चीजें कुछ यूनिक सी भी हैं कई जगह, कई प्रिंसिपल बताए गए हैं। जैसा मैंने आपको कल भी कहा था भाई, कास्ट, उसके बाद कल्चर, उसके बाद सोसाइटी, बहुत सारे एंगल देखे जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। मैरिज बहुत सारी चेंजेस में आई है, विडो रीमैरिज में चेंजेस आए हैं, सती प्रथा को बैन किया गया है इंडिया में, शारदा एक्ट आया था 1929 में, शारदा एक्ट 1929 की उससे चाइल्ड मैरिज का जो कुप्रथा है वो थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी जैसे हम कह रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे कि वुमेन की भी लीगल एज 18 से 21 करने की बात हो रही है, और उस चीज पे अभी काम हो रहा है, तो आप उस पर देखिएगा। लेकिन रोमियो स्क्वाड बनाए जाते हैं, लव जिहाद होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। इनका यूज तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्यों हो, आखिर जनता को ये चीजें अपील क्यों करती हैं। रोमियो स्क्वाड यानी कि ये सब चीजों के लिए रोकने के लिए किया गया। तो शादी अपनी जाति में, अपने रिलीजन में कैसे क्या करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारे एंगल उठाए। फिर हमने उससे पहले बात की थी हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड हमने घर, हाउस होल्ड और फैमिली को हमने अलग अलग दिया था। तो हाउस होल्ड फैमिली का डायमेंशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि वो कॉमन रेजिडेंस है, क्योंकि वो या तो ज्वाइंट फैमिली का हाउस होल्ड हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली का हाउस होल्ड हो सकता है, यानी कि एक रिलेशनल टाइज हैं एक ही उसके अंदर। यानी कि एक फैमिली के मेंबर जरूरी नहीं है कि एक ही हाउस होल्ड में रहेंगे सभी समय, कई बार ज्योग्राफिकली घर दूर हो सकते हैं लेकिन फैमिली फिर भी एक ही हो सकती है। तो हाउस होल्ड डायमेंशन, जैसे मैंने न्यूक्लियराइजेशन की बात की थी, माइग्रेशन की बात की थी मैंने, अर्बनाइजेशन की बात की है हमने, मॉडर्नाइजेशन की बात की है, तो उसमें कहा गया ये पार्शली करेक्ट है, इंडिया के केस में पूरी तरह से लागू नहीं होता। फिर एक फ्यूजन और फिशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, एक साइक्लिकल चेंज की हमने बात की थी। एएम शाह साहब ने जब अपना ये हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने गुजरात के उस घर को पढ़ के, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई ना तो ये पूरी तरह से जॉइंट है, ना ये पूरी तरह से न्यूक्लियर है, यानी एक तो एक प्रोसेस है, यानी एक बार प्रोग्रेस करेगा फिर रिग्रेस करेगा, और वो साथ साथ में चलता रहता है। क्यों क्यों चलता रहता है साथ साथ में? अरे बर्थ भी हो रहा है, किसी की डेथ भी हो रही है, किसी की मैरिज भी हो रही है, डिवोर्स भी हो रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है, सब कुछ साथ में चल रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर एक मैरिड सन अपने पिताजी के घर से बाहर निकल के चला जाता है और अपना घर बना देता है अलग से, तो वो हो गया न्यूक्लियर, लेकिन लिंक फिर भी साथ रह सकता है। तो ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के डिबेट से शाह साहब ने कहा, वो आगे देखो भाई, उसको तुम फैमिली के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ो, हाउस होल्ड के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि फैमिली के बेसिस होते हैं किनशिप रिलेशंस और हाउस होल्ड के बेसिस होता है रेजिडेंस। रेजिडेंस इज द बेसिस फॉर हाउस होल्ड। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड उन्होंने टॉइन किया था, हमने डिटेल में एक लेक्चर में किया है पहले, कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियर वाला सिंपल हो गया, जॉइंट वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम बात करें इमोशनल, रिचुअल, लीगल, ये सारे डायमेंशन देखने पड़ते हैं। तो जॉइंट फैमिलीज जो है वो रही हैं आगे भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि पहले से बिल्कुल कम हो गई हैं, लेकिन उनका पैटर्न, उनका अप्रोच, उनका सिस्टम बदल रहा है, ये हम सारी चीज कह सकते हैं। ऐसे ही पटेल साहब ने स्टडी की थी, मतलब सॉरी देसाई साहब थे, एक पटेल नहीं, देसाई साहब ने स्टडी किया, उन्होंने मथुरा का एग्जाम्पल लिया, उन्होंने साइक्लिकल पैटर्न को देखा, साइक्लिकल पैटर्न ऑफ पैट्री लोकल, नियो लोकल, पैट्री लोकल, ये उन्होंने साइकिल बताई। उन्होंने कहा कि घूम फिर के चीजें वैसी ही आ जाती है, उन्होंने मथुरा के केस में एग्जांपल दिया और उन्होंने उसको देखा साइक्लिकल पैटर्न को।
ठीक है जी। साइक्लिकल पैटर्न को उन्होंने देखा, पैट्री लोकल, न्यू लोकल, क्योंकि ज्वाइंट रेजिडेंस है, उससे न्यूक्लियर बन गया, न्यूक्लियर से फिर ज्वाइंट बन गया, क्योंकि पहले गांव में थे, फिर आप सिटी में आए, फिर आप बढ़े। तो कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन टाइम आता है कि ज्वाइंट हाउस होल्ड खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली चलती रहती है। डिग्री की इंपॉर्टेंस है, डिग्री और ज्वाइंटनेस, ये पॉलिन कोलिंडा ने बात की थी, डिग्री और ज्वाइंटनेस। शाह साहब ने ये भी बताया, शाह साहब ने और भी मेजर बातें बताई हाउस होल्ड के केस में। उन्होंने कहा भाई पहली बात तो डेमोग्राफिक फैक्टर होगा, कितना बर्थ, कितना डेथ, कितना अडल्टहुड, सेक्स किसका क्या है, जेंडर किसका क्या है, ये डेमोग्राफिक होगा। सेकंड फैक्टर जो है वो आपका हाउस होल्ड का होगा, कैसे हैं रिलेटिव्स, कैसे आप जुड़े हुए हो। और तीसरा इंटरपर्सनल रिलेशंस, वही कोड ऑफ कंडक्ट, किनशिप का कोड ऑफ कंडक्ट, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, कैसे बात करते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता है, लेकिन इनर्शियल फैमिलीज में डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेंगे, नॉर्मल फैमिलीज में दूसरे तरीके से ऑपरेट करेंगे। डिवोर्स होंगे, सेपरेशन होंगे, कंपल्शन भी होगा। तो ये चीजें हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, ठीक है ना। पैट्रियार्की का रोल बहुत ज्यादा है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, भाई रोटी मुझे ही बनानी है, कपड़े मुझे ही धोने हैं, बच्चे मुझे ही पालने हैं, मुझे ब्याह नहीं करना। ओनरशिप राइट्स तो है नहीं, छुट्टी में ले नहीं सकती, खाने की कहां से छुट्टी लोगे, पति तो खाना बनाएगा नहीं, मैं खाना बनाऊंगा असंभव, मैं बर्तन धोऊंगा असंभव। तो बस वाइफ कभी छुट्टी पे जा ही नहीं सकती, परपेचुअल जॉब हो गया उसका, तो जिसका उसको पैसा भी नहीं मिलना। और अगर ढंग से खाना नहीं बनाया, थप्पड़ और लगेंगे खाना खाने के बाद, 2 पौवे मारने के बाद। बात समझ में आई? नहीं कोमल जी, ऐसा नहीं होता। म्यूट पे हो आप। सामाजिक परिवर्तन नियम है, समझ लीजिए, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, इतनी आसानी से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता। अब वुमेन को कैसे नापा जाएगा, कैसी लड़की चाहिए, फैमिली से कमिटमेंट हो, हस्बैंड से लॉयल्टी हो, दूसरे के माँ बाप को दूसरा माने। अरे अपने माँ बाप का क्या होगा, अपने का कोई रोल नहीं। तो पैट्रियार्की हो गया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अपने आप में दिखाता है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है। बोलना आसान है, गांधी जी ने तो खुद भी कहा था कि भाई वुमेन के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है झेलने की, ठीक है ना। कहते हैं ना, नारी तेरी यही कहानी, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, ऐसा करके कुछ है। मुझे शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन है ऐसा कुछ, समझे। नारी देवी का स्वरूप है, या तो देवी बनेगी या जूते खाएगी। मतलब नॉर्मल नहीं रखा जाएगा कि नॉर्मल उसकी एस्पिरेशंस हैं, नॉर्मल उसको कॉन्फिडेंस आए ना। कंडीशनिंग, सोसाइटल कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग को क्वेश्चन करेंगे। उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। उमा चक्रवर्ती जो आप पढ़ोगे कोमल जी, जिस पे आपको नोट्स बनाने हैं, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन किया
मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कास्ट की जो प्योरिटी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके कारण वुमेन का सबऑर्डिनेशन हो गया, उसके कंट्रोल हो गया उसकी मोबिलिटी और सेक्सुअलिटी के ऊपर। अब पर घर की फैमिली है, पैदल चल के नहीं जा सकती, ड्राइवर साथ जाएगा, मंदिर भी जाएंगे तो गाड़ी जाएगी, सब कुछ रेडी होगा, पैदल चल के अगर उसने हंस के किसी और से बात कर दी पंडित जी से 1 सेकंड ज्यादा तो शाम तक पत्ता कट हो जाएगा। पड़ोस की किसी छोटी औरत से बात कर ली या कुछ भी अगर ऐसा हो गया, या सब्जी वाले से ये कह दिया भैया अंदर आके सब्जी दे दो, कोई बात नहीं घर में कोई नहीं है, तो समझ लो भूकंप आना निश्चित है। तो ये जो बातें हैं कुछ इस प्रकार की, कंट्रोल्ड है जो स्ट्रक्चर का। और सासू माँ रोज कहे मुझे एक पोता दे दे, एक चांद सा चेहरा देख लूं मैं तो चली जाऊंगी, और वो जो है माता जी बच्चा भी आ जाएगा, उसके 4-5 साल बाद भी जी जाएगी, और पहली कन्या आ गई तो बस अगले साल फिर दूसरा चाहिए। फिर उसके लिए जो है बाबा हकीम, बाबा बंगाली की दवाई खिलाई जाएगी ताकि दूसरा लड़का ही आए। और मान लो बाबा हकीम और बाबा बंगाली का लड़का होने के बाद लड़का नहीं आ पाया तो सारा प्रेशर औरत पे आ जाएगा, तूने हमें लड़का नहीं दिया। ये कोई ना समझाएगा कि साले XY क्रोमोसोम ना है उसके पास, ये कौन समझाएगा। और जैसे ही बहू XY क्रोमोसोम समझाएगी तो उससे घर से निकलना उसका तय है। अब हमसे जबान लड़ाएगी, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। यही चलता है भाई हर घर में, क्या करा जाए इसका। तो ब्राह्मणिकल कस्टम्स है, स्टेट स्पॉन्सर्ड पेट्रियार्की है, पूरा सिस्टम ही पेट्रियार्कल है। तो ये उमा चक्रवर्ती ने इसके बारे में बात की, आप इसके बारे में पढ़िएगा। उसका उनका कहना है कि एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कर दिया गया है। वो इस प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन है कि पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी बन गई है और वुमेन के अंदर वो इंटरनलाइज कर दिया गया है कि पवित्र पतिव्रता धर्म निभाना है तेरे को। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मतलब मैं तुलसी तेरे आंगन के अंदर, घर की भी नहीं है, मतलब मैं तुलसी तेरे आंगन की। मतलब फीमेल को, जैसे कोई मूवी का गाना होगा, ये ऐसे ऐसे गाने बनाए गए हैं कि भाई मैं तो तेरे लिए डिवोटेड हूं, तेरी पत्नी तेरी है लेकिन मैं तेरे चरणों की धूल। करवा चौथ बना दिया गया, औरत ही रखेगी फास्ट, वही देखेगी चंद्रमा, और उसमें पति भी दिखना चाहिए नहीं तो खाना नहीं खाएगी। ये तो भला हो नई नई मूवीज का, जिन्होंने थोड़ा इनोवेट करके थोड़ा सा शाहरुख खान स्टाइल में कुछ कर दिया। शाहरुख खान स्टाइल में अगर आज की डेट में वो मूवी बनती, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, तो उसके पीछे भी हो सकता है बहुत बड़ा बवाल होता, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता, जिस प्रकार से आजकल चीजें हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है, क्या मांग रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, उसी के हिसाब से देखा जाएगा। और भी आप देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से भी आप देख सकते हो कि एजुकेटेड वुमेन का इंडिया में क्या पोजीशन है। क्योंकि करुणा अहमद, उन्होंने जो है 1990s के बाद, मेरे को याद है 19 हमने कब पढ़ा, 2000 के आसपास, उन्होंने जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक बताई उन्होंने कि वुमेन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी, करुणा अहमद ने 4 बताई। तो एक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने क्या बताई कि भाई वुमेन जो है कम ऑक्यूपेशन में होती है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन में नहीं हो सकती वुमेन। ट्रक ड्राइवर वुमेन नहीं होगी जी, यानी जहां पे मैस्कुलिन और जहां पर उबड़ खाबड़ रफ चीजें चाहिए उसमें वुमेन का कोई रोल ही नहीं है। टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकती जी, ऑटो ड्राइवर नहीं बन सकती जी, प्लम्बर नहीं बन सकती जी, इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकती जी। तो स्टीरियोटाइप हो गया कि फीमेल तो ये काम करते ही नहीं। मैं जब जापान गया था, मैंने पहली बार वहां पे होटल में मैंने देखा मेरा लगेज एक लड़की लेके जा रही है ऊपर तक। मेरा मन तो किया उसको हाथ जोड़ के कह दूं तू मत उठा यार, मैं खुद ही उठा लूंगा, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। अब तो फीमेल थोड़ा स्टाफ है होटल्स में, लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम तो ऐसा स्टाफ हमने तो कभी कुछ देखा नहीं। हमने तो एयरपोर्ट पे देखे हैं, या एयर फ्लाइट में आपकी वो होती हैं, एयर होस्टेस होती हैं, लेकिन ऐसे काम की बड़ा बड़ा लगेज उठा रही हैं जी, बड़ा बड़ा भारी भारी काम, और उनके ऐसी ऐसी लड़कियां देख के इमेज बनी हुई है कोमल। लड़की तो कोमल होती है, नाम ही देखो आपका कोमल है, और नाम ही ऐसा बना दिया कि भाई कोमल। तो ये एक स्टीरियोटाइप बना दिया।
ये एक माइंडसेट बना दिया। तो फिर उसके बाद कुछ जॉब ऐसी होंगी लो स्टेटस वाली, वही फीमेल करेंगी। मेड मतलब जो कम वर्किंग, कम पढ़ी लिखी हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे आप देख लीजिए डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवरी गर्ल नहीं होती। गर्ल्स भी तो हो सकती हैं भाई, उन्हें भी स्कूटी चलानी आती है, पर नहीं, डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय, स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं। नर्सिंग का काम में लड़कियां होंगी, टीचर के काम में लड़कियां होंगी, बैंकिंग में लड़की होंगी, पर जहां भी थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा ज्यादा सरिये का काम है, कुछ और है, मजदूर मिल जाएगी लड़की। आर्किटेक्ट भी लड़कियां होती है पर थोड़ी होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग लड़कियां थोड़ी लेती हैं। कौन सिविल इंजीनियरिंग लेगा, कौन धूप में झुलसेगा, तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप अहमद मैडम ने देखा, अहमद सर ने कहा। फिर दूसरी बात, सेम जॉब के लिए लड़की को कम तनख्वाह मिलेगी, सेम काम करेगी, तनख्वाह थोड़ी कम होगी। सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है, पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन सिविल सर्विस एक ऐसा एरिया है जहां पर जो है ऐसा कोई भेदभाव, पक्षपात है ही नहीं। सैलरी मतलब सैलरी, बात खत्म, दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद जो है बहुत सारी इंडिया में हाईली क्वालिफाइड वुमेन जो है अनएम्प्लॉयड हैं, ये उन्होंने चौथा वो बताया, ये बात बिल्कुल सच है। एम्प्लॉय भी, यानी एम्प्लॉयर भी वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक ग्लास सीलिंग से रहती है। आप टीएस पपोला साहब थे, उन्होंने लखनऊ में स्टडी किया, उन्होंने प्राइमरी स्कूल की जॉब्स का स्टडी किया, तो उन्होंने पाया, तुम भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो रिवाड़ी का, गुड़गांव का, करनाल का, कहीं का, सब जगह है ये तो, कि भाई हर जगह ऐसा है जो है प्रमोशंस के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट। फिर हमने, मुझे याद है हमने पहले स्टडी किया था किंची पेरिशन, हमने स्टडी किए थे साउथ, और उसमें तो हमने कहा था भाई रूल्स ऑफ मैरिज अलग अलग होते हैं, इंडोगेमी एक्सोगेमी की हमने बात की थी, सेंट्रल इंडिया की हमने बात की थी। फिर मैट्री लोकल, जैसे नैयर्स हैं, नायर्स हैं बेसिकली साउथ इंडिया में, वो मैट्री लोकल है। खासी भी है मैट्रीलिनियल, खासी ट्राइब, खासी ट्राइब अगर आप स्टडी करोगे तो मैट्रीलिनियल वो मिलेगी, और जो आपका नायर्स हैं, नायर्स इन केरला, वो आ गए आपके मैट्री लोकल। तो दोनों चीजें जो है मतलब कि अलग अलग सिस्टम है हमारे यहाँ, टर्मिनोलॉजी भी अलग है। आप ट्राइबल्स का पढ़ोगे संथाल्स में, वो भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन तो ये आता नहीं है कि कौन सा क्या है, क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई जो चेंज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, है ना, इसीलिए हमने इन चीजों को पढ़ा था। सर लोकल, क्या कह रहे हैं आप? सर आपने मैट्री लोकल बोला, हाँ, उसका मीनिंग? मैट्री लोकल का मीनिंग मैट्री लोकल का मतलब होता है कि यदि अगर विवाह होता है किसी का, तो आप जो है मैरिज के अंदर हस्बैंड जो है वो फीमेल के घर में रहने चला जाता है। इसके लिए तो सर एक दूसरी टर्म भी तो होती है। मैट्री लोकल होता है, मैट्री लोकल रेजिडेंस होता है, और कौन सी होती है? एक होता है आपका पैट्री लोकल, जिसमें जो है आप आज जो नॉर्थ इंडिया में जो फॉलो होता है उसको पैट्री लोकल बोलते हैं। हाँ, वो लड़के एक एक घर जाते हैं। और एक जो आप और वर्ड जो आप शायद पूछ रहे होगे जिसका आपको आइडिया नहीं होगा, तो मैट्रीलिनियल। नहीं सर, इनका तो पता है। मैट्रीलिनियल मतलब ये होगा कि मदर की साइड से चलेंगी सारी चीजें। हाँ, उसमें एक पैट्रीलिनियल है, तो मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, मैट्रीलिनियल, ये सारे शब्द हैं। फिर भी समझ ना आए तो आप पुराने लेक्चर आप देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो क्या है, ब्राइड जो लेके जाते हैं वो चौड़े होते हैं, हम बहू लेने आए हैं, और बारात को, अगर बारात की बेइज्जती हो गई तो लड़के लेके नहीं जाएंगे। आइसोगैमी, ठीक है ना, आइसोगैमी है ये। मतलब आइसोगैमी ये क्या है? आइसोगैमी तो मतलब आइसोगैमी सिचुएशन होती है जिसके अंदर, हाँ, ब्राइड टेकर अपने आप को सुपीरियर मानते हैं उस तरीके से, ब्राइड गिवर से। तो ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आएगा 150 वर्ड में, हमें जो है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा थोड़ा सा, और फटाफट से हमें जो है कंटेम्प्रेरी टर्म्स को लेके आना है, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लेके आने। बाकी हमें चीजें पता ही है। नॉर्थ इंडिया में जैसे अलाउड नहीं है पूरे गांव में ब्याह नहीं हो सकता, गांव के साथ वाले गांव में नहीं हो सकता। अगर 5 गांव में यादव हैं तो सारे भाई बहन ही बन गए वो, तो बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, है, भाग जाते हैं इसीलिए दूसरी जाति के लड़के लड़की के साथ, और फिर उसके बाद पूरा गांव उनके अगेंस्ट। फिर वो ब्रिज बालाजी के पास आते हैं, दुहाई हो, हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सारी चीज हम कर चुके हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है
कि डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है किनशिप के, उसके मैप बनाइए अपने आप। जैसे नॉर्थ इंडिया का है, सेंट्रल इंडिया का है, साउथ इंडिया का, इसका सर ठीक है जी, बात समझ आई मेरी। तो यानी कि हमें समझना है, जैसे नायर हो गए, मैं और नाम भी बोल देता हूँ आपको, तियंस होते हैं, तियंस। हमें 2-4 नाम याद रहे और हम उनको यूज कर लें, वही हमारे लिए बहुत है। तियन हो गए, नायर हो गए, तियन हो गए, मोपलास के बारे में हमने पढ़ा है। और एक सिस्टम होता है मतलब कि मालाबार रीजन में, जिसको हम कहते हैं थारावाद, थारावाद सिस्टम। तो थारावाद सिस्टम में क्या होता है, वुमेन, वुमेन का भाई, उसकी बहन, वो मतलब कि वो हो जाते हैं, यानी कि उसके सिस्टर के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी एक ही फैमिली के पार्ट माने जाते हैं, थारावाद सिस्टम। ये हमें पता होने चाहिए। आप एक बार थोड़ा सा इनको करके हल्का सा पढ़ो, फिर आप सोचो कि किस सिस्टम का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बस हमारा काम हो गया। बात समझे? अब साउथ इंडिया में जैसे क्या होता है, बड़ी बहन की लड़की की शादी, मतलब बड़ी बहन की लड़की की शादी हो सकती है, लड़की के साथ हो सकती है, बाप की बहन की बेटी के साथ शादी हो सकती है, माँ के भाई की बेटी के साथ शादी हो सकती है। लेकिन छोटी बहन की डॉटर के साथ या माँ की बहन की डॉटर के साथ थोड़ा टैबू माना जाता है। तो कजिन भी वाइफ बन जाती है साउथ इंडिया में, लेकिन उसके पीछे भी सिस्टम है। हर कजिन नहीं बनेगा, लेकिन हर कजिन नहीं बन जाएगा। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई प्रोफेशनल मैरिज हम कहेंगे ना, एल्डर सिस्टर्स डॉटर चलेगी, यंगर नहीं चलेगी। फादर सिस्टर्स डॉटर भी चल जाएगी, बुआ की बेटी। हमारे यहाँ करके दिखाओ तुम, खून बाल्टी में भर के घर भेज देंगे। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन आ जाता है, भाई बहन वाला रिश्ता आ जाता है। बड़े कष्ट की बात है ना ये। कितने भाई बहन आखिर, पूरा गांव भाई बहन, गांव के साथ वाला गांव भाई बहन है। फिर ऊपर से जो है, पहले तो अपने वाला भाई बहन, फिर मम्मी की साइड वाला भी सारा भाई बहन, बुआ के वहां वाला भी भाई बहन है। क्यों? यस सर। हाँ, और जो सेम गोत्र वाले होते हैं सर, वो भी भाई बहन होते हैं। वो तो 7 जन्मों के भाई बहन है। गोत्र वाले तो 7 जन्मों के भाई बहन है, सोचना भी पाप है। हाँ सर, जैसे अब मैं बता रही हूँ, मेरी मामा की लड़की की शादी हुई ना, तो जो उसके हस्बैंड है वो हमारे गोत्र के है, क्या तो वो मेरे तुम्हारे? भाई। किसकी शादी हुई? अभी मैं शादी में गई थी ना मामा की लड़की की, तो उसके जो हस्बैंड है वो हमारे गोत्र के हैं। मामा की लड़की, अच्छा ठीक है। तो वो हमारे गोत्र के है, तो वो मेरा भाई, उसके साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता हो गया। कमाल हो गया। और वो तुम्हारी मामी की लड़की का हस्बैंड है? हाँ वैसे और वो। और मामी की लड़की तुम्हारी बहन लगी? हाँ। मतलब तुम दोनों के भाई बहन हो गई, वो दोनों पिया बीबी हो गए। यस सर। सही है भाई। तो यही है कॉम्प्लेक्सिटी। इसी को समझना है साइंटिफिक तरीके से कि हमारे यहाँ किनशिप टाइज क्या है, ठीक है ना। और कोई डिस्टिंक्शन नहीं मानते फैमिली ऑफ मैरिज और फैमिली ऑफ बर्थ। वो एक ही भाई बहन, अब तुम भाई बहन हो गई हो, मैरिज से जो भाई बहन हो गया वो भाई बहन हो गया, और बर्थ से जो भाई बहन है वो तो भाई बहन है ही है। तो हमारे यहाँ
प्रेयर ही किया, बचपन में तो प्रेयर थी, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, यू नो, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये तो जनरल बात है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि हम किनशिप टाइज में भी हमारे कितने ज्यादा हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का अलग है, नॉर्थ ईस्ट में ये है कि ना तो वो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, ना वो लिंग्विस्टिकली सिमिलर है, उसमें बहुत वेरिएशंस भी हैं, क्रॉस कजिन्स भी होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे हो ट्राइब में क्या होता है, जब तक फादर की बहन जिंदा है या मदर का भाई जिंदा है, जब तक ऐसी शादी नहीं हो सकती क्रॉस कजिन की, वो रेयर है। मतलब खासीज में जैसे मैंने बताया वो मैट्रिलिनियल है, नायर्स और मालाबार जो मैंने आपको बताया वो दूसरा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। डॉर्मेट्री सिस्टम भी है कुछ ट्राइब्स में, जहाँ पे यंग मेल और फीमेल को एक साथ कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, प्रीमैरिटल सेक्स भी होता है उनके बीच में, सब कुछ चलेगा, लेकिन बाद में देखा जाता है ये साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ टोटमिक क्लैन भी है, टोटके भी हैं कुछ जगह, उनका भी रोल है। कुछ ट्राइब में जो है पैसे देके फादर जो है वो ब्राइड को वो दूसरे को दे देता है। कुछ जगह ट्राइब जो है किडनैप जब तक ना कर ले उनको चैन नहीं आता, किडनैप करेंगे तभी शादी होगी। तो मतलब ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे कहा। तो मैंने आपको मैरिज, किनशिप और फैमिली का पूरा ओवरव्यू दे दिया है आज। दोबारा ये हमारा ओवरव्यू लेक्चर था, इसको ओवरव्यू लेक्चर नाम देंगे हम, और कल हम जो है रिलीजन और सोसाइटी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना जी, रिलीजन एंड सोसाइटी हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा। कल हम बात करेंगे कि क्या क्या इशू होते हैं, क्या कम्युनिटी है, कुछ हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट लेके आएंगे। जैसे मैंने मैरिज समझाने से पहले मैंने इस बात पर बहुत फोकस किया था कि इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं। हमने 15 मिनट इसी पे बात की थी कि इंस्टीट्यूशन है भी कि नहीं है, और मैरिज ही क्यों इंस्टीट्यूशन हो। उस आइडिया को आप फैमिली में भी यूज कर सकते हो, बाकी जगह भी यूज कर सकते हो। रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन ही है। तो हम रिलीजन का पहले करेंगे, रिलीजन के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, रिलीजन एंड सोसाइटी पे हम आ जाएंगे। रिलीजियस कम्युनिटीज बेसिकली है, हम उसकी बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है ना वो रिलीजियस कम्युनिटी का है। लेकिन जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं अप्लाइड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्टली वो नहीं बोलेगा। वो जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ के न्यूज़पेपर का अंडरस्टैंडिंग और आइडिया नहीं लाओगे, और वो लाने के बाद जब तक आप मुझे डायरेक्टली नहीं बताओगे, तब तक बात नहीं बनने वाली, तब तक गड़बड़ी है मामला। समझे मेरी बात को? हमने लेकिन बहुत सारे एरिया को हमने कवर कर दिया है इस तरीके से। रिलीजन और रिलीजन और रीजनलिज्म को तो हम नेशनल इंटीग्रेशन से भी लिंक कर सकते हैं। रिलीजन और लैंग्वेज वो भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज का डिबेट इंपॉर्टेंट है। रिलीजन जो है इंडिया में क्या है वो, ये हम पहले समझने की कल कोशिश करेंगे, और उसमें हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट लेके आएंगे कि इंडिया जो है रिलीजियस था कि नहीं है, इंडिया सेकुलर है तो सेकुलर में रिलीजन की, रिलीजन में सेकुलर, वो कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक आंसर लिखना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने मैरिज में डिबेट उठाए, तो यहाँ भी हम डिबेट उठाएंगे पॉलीथीज्म के, मोनोथीज्म के, एथीज्म के, एनिमिज्म के, ये सारे पॉइंट हम उठाएंगे। तो हम रिलीजन को कल स्टडी करेंगे। ठीक है जी। देखो सोलोगैमी मैंने एक वर्ड आपको बताया था पहले भी। सोलोगैमी का मतलब क्या है? सोलोगैमी मैरिज हमने बोला था इंडिया में होने लगी है। सोलोगैमी का मतलब है कि अपने आप से खुद से आपने मैरिज कर ली, खुद ही को आपने जो है पति मान लिया, और खुद ही को आपने जो है, ऑटोगैमी भी कहते हैं ऐसी मैरिज को। ठीक है ना। और एक की वैल्यू है, अपनी वैल्यूज को एडहेयर करता है आदमी, अपने आप से वो करता है। तो इंडिया में तो हुई, लेकिन ये एक सेल्फ यूनाइटिंग है अपने आप से। ये हो सकता है कि ये मैरिज जो है किसी ऑफिशियल के सामने करनी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनल मैरिज की तरह आप जो है करते हो जैसे आप बाकी मैरिज में करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब है कि जो सोलोगैमी में पंडित की जरूरत नहीं है, ना प्रीस्ट की जरूरत है। समझे? उसमें तो बैप्टिज्म और वो सारी चीज और फेरे और वो सब होता है ना। इसमें ट्रेडिशनल मैरिज की तरह केक होगा, फेरे, मतलब आप कैसे करोगे? खुद से मैरिज कर लो, आप खुद ही कर लो जो कुछ करना है। ये है, ये पॉपुलर हो रही है 21st सेंचुरी में, लेकिन इसका भी क्वेश्चन है, गरीब आदमी नहीं करता, इसको माल होना चाहिए आपके पास। मैरिज की डेफिनेशन है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं
जहां पर जो है सेल्फ मैरिज के पैकेजेस भी दिए जाते हैं कस्टमर्स को। ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है, जापान में ऐसा हो रहा है, यूएस में ऐसा हो रहा है। और इंडिया में पहली जो है क्षमा बिंदु नाम था उस लड़की का, जिन्होंने जून 2022 में पहली बार, गुजरात की है लेडी, जिन्होंने अपने आप से मैरिज किया, सारे रिचुअल फॉलो किया और हिंदू वेडिंग की। तो इंडिया की फर्स्ट सोलोगैमी हो गया। उसने अपने आप को बाइसेक्सुअल बताया है, और उसका अपने आप से रीजन करने का मतलब ये है कि भाई मुझे किसी की बीवी नहीं बनना था, मुझे किसी की वाइफ बनने का शौक नहीं था, लेकिन मुझे जो है ब्राइड बनने का शौक था। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ टेलीविजन सीरियल्स भी रहे हैं, इंडिया में शायद नहीं बने ऐसे सीरियल, लेकिन बाहर जरूर ऐसे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, ये है आपकी सोलोगैमी। सोलोगैमी के रिपरकशंस भी हैं। सोलोगैमी अगर कोई पूछे इंडिया में लीगल है, तो इंडिया में सोलोगैमी लीगल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो नहीं कहता, वो स्पाउस वर्ड यूज करता है, वो शादी नहीं मानता इसको। सोलोगैमी आपने कर ली खुद के साथ, कोई बात नहीं। तो सोलोगैमी जो है कभी भी लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। स्वतः विवाह यानी विवाह खुद से कर लेने में आदमी को भारत के कानून के हिसाब से उसको लीगल नहीं माना जा रहा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो फेमस भी हो गई और उसको एड भी हो पागी, पैसे भी आ जाएंगे। आई डोंट नो हाउ इट इज दैट, बट देन रिलेशनशिप एक्सपर्ट जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बताते हैं। भाई आपका प्रो ये है कि आपको किसी का बर्डन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं। बच्चा चलो आपने अडॉप्ट कर लिया बाद में, चल, लेकिन उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई आपको पास करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा, पूरी जिंदगी आपको खुद के साथ बितानी पड़ेगी। समझे, प्रोज एंड कॉन्स है ना सोलोगैमी के। ये भारत में ट्रेंड पहुंच गया है। ठीक है ना। तो सोलोगैमी के अंदर आप कह सकते हो कि ये मतलब आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हो, बल्कि लिबरेट कर रहे हो बेसिकली। जैसे एक लड़की थी थोड़े दिनों पहले, वो घोड़ा लेके लड़के के घर पहुंच गई। तो सोलोगैमी जो है एक तरीके से फैशन में भी आ गया है, इनोवेटिव है, वो सेल्फ लव है, एक तरीके से सेल्फ ऑब्सेशन है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि आजकल का टाइम है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो उसके लिए भी लोग कर सकते हैं। ऐसा भी लोग करते हैं। मीनिंगलेस भी है एक तरीके से कुछ लोगों की नजरों में, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो मैं ट्रेडिशन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, एक तरफ आप विवाह भी कर रहे हो। कुछ लोग इसको हिपोक्रेसी भी कहेंगे, कुछ लोग इसको जो है मतलब कहेंगे कि अटेंशन सीकिंग के लिए है।